Hi there, my name is Charu Goswami and you are watching LK Singhania Public Schools channel. Well, you know we all are different personalities. Some are extroverts while others introvert. Some require time to open up and some don't. Same way, our learning style is also different. In the class of 30 students, every child has different learning style and pace. Each child is unique, not only capable of learning, but also capable of succeeding. Now the question is, how can we find out such students? ये प्रॉब्लम टीचर्स के साथ बहुत ही बड़ी है कि वो किस तरह ऐसे बच्चों को चूज करें जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में एक्सेल कर सकते हैं. उनमें अलग अलग क्वालिटीज है. बिकॉज सम आर गुड एट आर्ट्स, सम आर गुड एट म्यूजिक, सम आर गुड एट डांस, सम आर गुड एट राइटिंग स्किल्स. हर किसी का इंटरेस्ट, सोचने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. तो ऐसे बच्चे जिनका लर्निंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, वो लर्निंग स्टाइल क्या हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ इस वाक मॉडल के थ्रू. हैव अ लुक. द वाक मॉडल. ओके, वाक, वी स्टैंड्स फॉर विजुअल. कुछ बच्चे विजुअल्स के थ्रू सीख सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती हैं उनको, या डॉक्यूमेंट्री या कोई मूवी दिखा के वो जल्दी चीजों को कैच करते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी, जो सुन के अच्छा सीख सकते हैं. आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, जो रीड करके कुछ बच्चे अच्छा सीख सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राइटिंग के थ्रू कुछ बच्चा अच्छा सीख सकते हैं. और यहाँ पे है हमारी किनेस्थेटिक, जो बॉडीली, जो फिजिकल वर्क के थ्रू एक्टिवली, जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चे स्पेशली, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. तो इन डिफरेंट स्किल्स के थ्रू बच्चों का सीखने का तरीका सबका अलग अलग है. सो टीचर्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और बच्चों के इनर टैलेंट को बाहर निकालने के लिए CBSE हैज इंट्रोड्यूस्ड आर्ट इंटीग्रेशन. अब ये आर्ट इंटीग्रेशन है क्या? ये जो आर्ट इंटीग्रेशन है, हम इनको टुकड़ों में समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आर्ट क्या है. इसको जानना हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है. दैट व्हाट इज एन आर्ट. मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अभी हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, टीचर्स भी जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं. एम आई राइट? सो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप मुझे अभी इस वक्त एक फ्लावर ड्रॉ करके दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोग फ्लावर ड्रॉ करेंगे तो किसी के फ्लावर तो बहुत ही सुंदर होंगे, किसी के फ्लावर ठीक ठीक होंगे और किसी के फ्लावर शायद उनको हो सकता है कि ड्रॉ भी नहीं करना है. ठीक है, तो आप लोगों का हर चीज को देखने का, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो इमेजिनेशन है उस फ्लावर को लेकर बहुत ही डिफरेंट होगी. कोई मैरीगोल्ड ड्रॉ करेगा, कोई लोटस ड्रॉ करेगा. मैंने आपको एक छूट दे दी है कि बस आपको ड्रॉ करना है. तो आई एम 100% श्योर कि सब लोग अलग अलग तरह का फ्लावर ड्रॉ करके देंगे. ठीक है, ये तो हुआ एक एग्जाम्पल 1. अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. वो एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपको
छूट दे देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है या आज की जो हमारी क्लास की थीम है दैट इज फ्लावर। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ कि आप इस फ्लावर थीम से रिलेटेड क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं जो आपकी फेवरेट है, जिसको करके आपको अच्छा लगता है, जिसको करके आपको मीन्स आप उसको एंजॉय करते हो। ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपको करनी है। अब वो एक्टिविटी चाहे फ्लावर से रिलेटेड कोई ड्रामा हो सकता है, वो एक्टिविटी चाहे फ्लावर से रिलेटेड कोई रोल प्ले हो सकता है, वो एक्टिविटी फ्लावर से रिलेटेड कोई डांस कोई सॉन्ग हो सकता है, या कोई बच्चा फ्लावर पे हिंदी में या इंग्लिश में पोएम भी लिख सकता है। ये आपकी चॉइस है। तो आपको कैसा फील होगा, और जो मेरे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं उनको कैसा फील होगा जब उनके स्टूडेंट अलग अलग एक्टिविटीज को आपके सामने लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर हमने हर बच्चे को आगे आने का मौका दिया, उनको उनके तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया। ठीक है, दूसरा इस एक्टिविटी को कराने का ये भी फायदा होगा कि क्लास में हर बच्चा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं। हर किसी बच्चे को हम स्टेज पर नहीं ला सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी ही बिल्कुल चुप रहने वाले होते हैं, और उनको अगर हम कुछ चांस देते हैं तो वो शायद उनको स्टेज फोबिया होता है, वो स्टेज पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो उनको अगर उनकी ही तरह से उनके ही नेचर के अकॉर्डिंग एक्टिविटी देंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। इसके साथ तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि देखिए, कोई भी बच्चा इनबॉर्न टैलेंटेड नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग इनबॉर्न होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को देखकर सीखते हैं। तो इस एक्टिविटी को कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब सारे 30 स्टूडेंट्स एक एक करके परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि जो बच्चा इंट्रोवर्ट है उसको ये लगे कि वो भी स्टेज पे बोल सकता है, वो भी तो एक्टिंग कर सकता है। या जो बच्चा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जिसको स्टेज का बिल्कुल भी फोबिया नहीं है, क्या पता वो उस इंट्रोवर्ट बच्चे को देखकर कुछ अलग बात सोचे, वो सोचे कि इसने इतना अच्छा पोएम लिखा है तो पोएम तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, ये सब बच्चे मिलके सीखेंगे और एक दूसरे की जो टैलेंट है उसको भी कैच करने की कोशिश करेंगे। और वी ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। मैं एक टीचर हूँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी क्वालिटीज डिफरेंट थी। जब मैं बड़ी हुई, जब मैं कॉलेज में आई तो फिर कुछ अलग क्वालिटीज मेरे में आई, एंड आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर डूइंग दिस प्रोफेशन अब मेरे अंदर कुछ अलग क्वालिटीज हैं। और जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मैं इन फ्यूचर ऑल्सो मैं हर दिन नया कुछ सीखूंगी। तो कुछ चीज मेरे अंदर इनबॉर्न है और कुछ चीजों को मैं आप लोगों से, अपने आसपास के माहौल से या सिचुएशंस के साथ सीख रही हूँ। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। An art is the creative expression of an individual and it can be in any form. It covers 4 major spheres: art, okay, music, dance, theater and visual arts. Right? So this is called an art. Now the question is that what are art forms? ये तो आर्ट है और इनके मेजर स्पेयर्स हैं, लेकिन आर्ट फॉर्म क्या है? ये जो मैं यहाँ पे फॉर्म भी इन एनी फॉर्म की बात कर रही हूँ, तो इन जो ये विजुअल आर्ट्स, थिएटर, डांस, म्यूजिक में क्या यही सब आता है? नहीं, आर्ट की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और आर्ट अपने आप में काफी डीप सब्जेक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट आर आर्ट फॉर्म्स। पहले हम आर्ट को अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं दैट व्हाट आर द वेरियस आर्ट फॉर्म्स। द आर्ट फॉर्म्स इंक्लूड विजुअल आर्ट्स, ठीक है, 2 डायमेंशनल और पिक्टोरियल, ड्राइंग एंड पेंटिंग,
including Indian folk art, painting, collage making, printing, photography, computer graphics. So जो हमारी विजुअल आर्ट्स हैं उनके अंदर ये सब एक्टिविटीज आती हैं, आर्ट फॉर्म्स आती हैं. नाउ नेक्स्ट इज 3-dimensional. Clay modeling, poetry, carving, sculpture, basket weaving, metal art, ये सब 3-dimensional के आर्ट फॉर्म्स हैं. ठीक है. परफॉर्मिंग लैंग्वेज आर्ट्स. तो परफॉर्मिंग लैंग्वेज आर्ट्स, इनमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, कौन सी आर्ट फॉर्म्स इंक्लूड करेंगे? म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंट, डांस, मूवमेंट, क्रिएटिव ड्रामा, puppetry, creative writing, poetry. So these all are the part of performing and language arts. Next is culinary art, जो कुकिंग से रिलेटेड है. ठीक है. लर्निंग अबाउट क्रॉप्स, स्पाइसेस इन इंडिया, लर्निंग अबाउट ट्रेडिशनल फूड्स. ठीक है. Appreciating the diverse culture in India through cuisines of India, learning basics of cooking and exploring creativity in cooking. So ये जितने भी हैं विजुअल आर्ट्स हैं आपके, 3-dimensional हैं या परफॉर्मिंग लैंग्वेज आर्ट्स हैं या culinary आर्ट है, इन सब के अंदर ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं. इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि सीबीएसई ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि जो आर्ट फॉर्म उन्होंने यहाँ सजेस्ट की हैं आप उन्हीं को ही फॉलो करो. ठीक है. क्योंकि ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी भी अच्छी कर सकते हैं और शकुंतला देवी की तरह ह्यूमन कंप्यूटर भी हो सकते हैं. उनका जो इंटेलिजेंस है वो शकुंतला देवी की तरह भी हो सकता है. तो आपको इन्हीं कैटेगरीज में आप कोई भी डिफरेंट आर्ट फॉर्म, कोई भी इनोवेटिव या कोई भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म जो आपको लगता है आपके स्टूडेंट में है, यू कैन यूज. सो वी ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एन आर्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एन इंटीग्रेशन, or we can say integrated learning. Integrated learning refers to education that is organized in such a way that it cut across subject matter lines and focus upon broad areas of study. It means आप बच्चे को सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है XYZ, उसका जो टॉपिक है वो तो क्लियर करना ही है, लेकिन उस टॉपिक के थ्रू बच्चा जो है वो उसके बाहर की चीजों को भी सीखेगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसको उसका डीप नॉलेज भी होगा. और जो इंटीग्रेटेड लर्निंग है वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है. तो आर्ट्स को आपने समझा, आर्ट इंटीग्रेशन को आपने समझा. ठीक है. अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, आर्ट इंटीग्रेशन. ठीक है. तो अभी आर्ट इंटीग्रेशन क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो अब देखो, एन आर्ट इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनिंग आर्ट्स with the teaching of different curricular areas and subjects such as the language, social studies, science and maths can be made to correlate with art. अब आपने इंटीग्रेशन में तो क्या किया, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनको डीप नॉलेज दिया. ठीक है. उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. और कैसे दिया, किसके थ्रू दिया, विद द हेल्प ऑफ आर्ट. सो दिस इज कॉल्ड एन आर्ट इंटीग्रेशन. राइट. जब हम आर्ट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं देन इट बिकम्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सो आर्ट इंटीग्रेशन. राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. देखिए
इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है या जो उसके टाइप्स हैं, इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इसी पे हमारी सारी एक्टिविटीज और हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम बच्चों को देंगे वो इसी पे ही डिपेंड करता है। तो आपका इसके प्रोसेस को और इसके जो टाइप्स हैं इंटीग्रेशन के, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वी आर हैविंग विद इन सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, सबसे पहले है विद इन सब्जेक्ट एरियाज, नेक्स्ट इज बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज एंड थर्ड वन इज बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप अभी मैं समझाऊंगी कैसे होगा। सो विद इन सब्जेक्ट एरियाज के अंदर हमारा आता है इंट्रा डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज it has multidisciplinary integration and interdisciplinary integration. It includes 2 topics. Okay. Beyond subject areas, we are having only one, transdisciplinary integration, जो कि बहुत important है and it is related to our project. Okay. Now let's understand them one by one. Now, first of all, we have within subject areas, okay, intradisciplinary integration. ठीक है, intradisciplinary integration जो है वो सब्जेक्ट के एरियाज को, within subject areas, उन्हीं को ही टच करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वेयर द नॉलेज and skills, okay, knowledge and skills of same subject are connected together during the teaching learning process. ठीक है, for example, in English teaching we can combine reading, writing and speaking skills through storytelling. तो इट मीन्स क्या हुआ, इंट्राडिसिप्लिनरी में क्या हुआ, जैसे हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश में अगर मुझे स्टोरी टेलिंग करानी है तो मैं स्किल को सेम ही सब्जेक्ट एरिया में, कौन सी स्किल, रीडिंग, राइटिंग, इन स्किल्स को एक साथ कनेक्ट करके बच्चों को स्टोरी टेलिंग करा सकती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपके इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स हैं जिनके मॉरल्स कई बार सेम होते हैं, या कई बार कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो सपोज लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपका कोई चैप्टर था जो थोड़ा बहुत कोरिलेट होता है 7th क्लास के लेसन से या 8th क्लास के लेसन से, तो उनकी नॉलेज को आपस में कनेक्ट करना, बट ऑफ सेम सब्जेक्ट। ठीक है, आपको इंग्लिश को किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ना है। यहाँ पे इंग्लिश को इंग्लिश के साथ ही उसकी जो नॉलेज है, उसके अंदर जो स्किल्स हैं, उनके साथ यू हैव टू कनेक्ट देम ऑल टुगेदर। सो दैट इज कॉल्ड इंट्राडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। तो आप इस इंट्राडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन को भी अपने क्लास में आप कभी भी करवा सकते हैं, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को। नाउ नेक्स्ट इज बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज, अब हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। इसके अंदर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू ईच अदर। अब आप देखिए, मैंने आपके लिए डायग्राम टाइप ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन थीम लिया एंड दैट कॉमन थीम इज वाटर। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स हैं कैसे इस वाटर थीम के थ्रू अपने सब्जेक्ट एरियाज को कवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स टीचर क्या करेंगे, वाटर क्योंकि थीम है तो उसको इससे रिलेट करने के लिए ही कैन टीच मेजरमेंट और वॉल्यूम एंड फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ ज्योग्राफी टीचर ही कैन टीच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, here history teacher can talk about water disputes, okay, and science teacher can explain water cycle to the students, and language teacher, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है या वो संस्कृत टीचर भी है, तो
वो प्रोज और पोइट्री जो उनके लैंग्वेज में होते हैं, उसमें अगर कोई पोम है रिवर से या रेन से रिलेटेड, तो उसको वो इस प्रॉपर इस कॉमन थीम के थ्रू, दैट इज वाटर, इसके थ्रू देखो अब एक टॉपिक से एक थीम के थ्रू सारे टीचर्स उस बच्चों को टीच कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट एरियाज को कवर कर सकते हैं। बिटवीन सब्जेक्ट एरियाज का जो सेकंड पार्ट है, एंड दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन इज अंडर दिस कैटेगरी। आर्ट इंटीग्रेशन जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए इसमें करना क्या है। जैसे सपोज हमने दो सब्जेक्ट्स लिए, साइंस और मैथ्स। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। सो साइंस और मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है और इसकी जो स्किल है, उनको हाउ टीचर कैन रिलेट मैथ्स एंड साइंस विद ईच अदर। कैसे रिलेट करेगा? बाय यूजिंग डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, लाइक सिंगिंग के थ्रू भी कर सकता है, स्कल्पटिंग के थ्रू भी कर सकता है, डांसिंग के थ्रू भी कर सकता है, पेंटिंग के थ्रू भी कर सकता है, और एनी अदर आर्ट फॉर्म वी कैन टेक। जैसा कि इसमें लिखा है दैट आर्ट इंटीग्रेशन इज अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करेंगे, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को जब हम रिलेट करेंगे तो उनकी स्किल्स और उनके कॉन्सेप्ट्स को आपस में थ्रू आर्ट फॉर्म्स वी कैन रिलेट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। ओनली टू सब्जेक्ट्स को ही आपस में करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी में हम वेरियस सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट या दो से या चार से ज्यादा सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी में वी कैन टेक टू सब्जेक्ट्स एंड दैट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस एंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज beyond subject areas, and it is very important, transdisciplinary integration, and it is completely based on our project work. Okay, so it is a process where the students' day-to-day experiences are connected the different subject areas to acquire knowledge and skills. ठीक है, सो ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन क्या है? जिसमें जो बच्चों का जो डे टू डे जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू देयर सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, देयर नॉलेज एंड देयर स्किल्स, एंड इट ऑल्सो एनहेंस देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। ठीक है, अब इट कनेक्ट्स नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। हमारी जो नॉलेज है आज तक जो हम कर रहे थे वो स्कूल में ही मीन्स रह जाती है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज देना, सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करना, और फिर आउटसाइड द स्कूल जो हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, ठीक है, उन स्किल्स को ये एनहेंस करता है। ठीक है, इट एम्फेसिस ऑन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड लाइफ स्किल्स। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस है वो भी रहेंगे, एंड इट इज रिलेटेड टू द लाइफ स्किल्स ऑल्सो। तो आपको ट्रांस डिसिप्लिनरी अच्छी तरह जब समझ में आएगा, जब अभी मैं आपको बस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, हम प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे होगी और ये कैसे स्टार्ट होगा, जब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इन एक्टिविटीज को हम कैसे प्रोसेस में लाएंगे और कैसे जब हमारा न्यू सेशन बिगिन होगा कैसे उसको प्लान आउट करेंगे, वो जानना हमारा बहुत ही नेसेसरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्कूल्स के लिए कि एवरी स्कूल शुड एलोकेट एटलीस्ट 2 periods in a week for each section of each class. ठीक है, हर क्लास के अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो हर सेक्शन के लिए आपको वीक में 2 पीरियड्स मिलेंगे और ये स्कूल को स्पेशली अलॉट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फ्रॉम क्लासेस 1 to 10। ठीक है, एंड 11-12 कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सबसे पहले सभी स्कूल्स को करनी होगी। नेक्स्ट,
हम इसका प्रोसीजर जानते हैं कि प्रोजेक्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 इज देयर, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स शुड सिट टुगेदर। जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो सब एक साथ बैठेंगे अलोंग विद द आर्ट टीचर। आर्ट टीचर आपका साथ में होना बहुत जरूरी है। एंड प्लान थीम ऑफ द मंथ, ईयर और वीक। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक थीम बनानी है कि आप सपोज क्लास 1 में आप वीक के हिसाब से अगर करना चाहते हैं, मंथ के हिसाब से रखना चाहते हैं उस थीम को, या आप पूरे ईयर के लिए उस थीम को रखना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो पूरे ईयर के लिए एक ही थीम रखते हैं। ठीक है, और हर क्लास को आप अलग अलग थीम दे सकते हो। और अभी मैं केवल एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ, आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ जो पूरे साल चलेंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट में हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, टीचर्स ने मिलकर एक थीम प्लान आउट कर ली कि हम इस थीम पर बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, अब आप उस पर्टिकुलर, सपोज आपने फ्लावर ले लिया या वाटर, कोई भी थीम ले ली है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस थीम को, जैसे आपने उसको आप असेंबली में भी ले सकते हैं। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं उसी थीम को लेकर एनुअल फंक्शन भी करा लेते हैं क्लास वाइज, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट है कि आप उस थीम को कैसे, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उस थीम को लेना चाहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, थीम होनी कैसी चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स बच्चों को उस थीम के बारे में पता होना चाहिए और वो पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं या वो उससे अवेयर हैं और वो उनके लिए थोड़ी सिंपल है, वो ही थीम आप डिसाइड करें। ऐसा ना हो कि आप इतनी टिपिकल थीम डिसाइड कर दें कि बच्चा जो है वो एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर पाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2, प्लान एक्टिविटीज। ठीक है, अब सीबीएसई ने बहुत सारी सजेस्टिव एक्टिविटीज अपने सर्कुलर में दी हैं। प्लीज हैव अ लुक। So my dear friends, the images which I have shared with you recently, these activities are only suggestive. ठीक है, ये एक्टिविटीज सीबीएसई ने सिर्फ सजेस्ट की हैं। आप इन एक्टिविटीज के अलावा कोई और एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को उन्हीं एक्टिविटीज जो वहाँ पे लिखी हुई हैं उनके साथ ही जोड़ें। नहीं, आप कोई और आर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो टीचर्स ने थीम डिसाइड कर ली, फिर प्लान एक्टिविटीज जो मैंने आपको दिखाई वो प्लानिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, आपने भले ही अपनी एक्टिविटीज प्लान कर ली हो, लेकिन आपका टारगेट क्या रहेगा, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज फॉर क्लासरूम ट्रांसैक्शन। मीन्स क्लासरूम में इंटरेक्शन के लिए आपको आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज करानी होंगी। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इट्स जस्ट लाइक द वार्म अप सेशन और वी कैन से इट्स जस्ट लाइक एन एनर्जाइजर। जब आप थक जाते हो तो आप एक एनर्जी ड्रिंक लेते हो ना, ऐसी जो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज है वो एक एनर्जाइजर का काम करती है। उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी सीबीएसई ने हमें सजेस्ट की है। उसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज, जैसे आप इसमें रोल प्ले ले सकते हो, वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग ले सकते हो, पीपीटी ले सकते हो, या आर्ट एग्जीबिशन ले सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप कोई लेसन शुरू कर रहे हैं, जो भी आपने थीम डिसाइड करी है, तो अगर वो लेसन उस थीम से रिलेटेड है तो आप उससे पहले कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो, चाहे वो रोल प्ले है, चाहे वो वीडियो मेकिंग है, चाहे वो आर्ट एग्जीबिशन है। कुछ भी आपने उसका स्टार्ट देने के लिए, एक अच्छा सा स्टार्ट, बच्चों को थोड़ा एनर्जी देने के लिए आपने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज कराई। ठीक है, नाउ लुक एट द एक्टिविटीज विच इज सजेस्टेड बाय सीबीएसई। हैव अ क्विक लुक। अभी जो मैंने आपसे एक इमेज शेयर की है,
ये एक्टिविटीज भी सीबीएसई ने सजेस्ट की है। आप इनके अलावा और कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं। ओके, सो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज हमारी हो गई, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड है ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था। ठीक है, तो आपको इसमें ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनवाना है बच्चों से, और उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पर बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हो पाएगा। ठीक है, नाउ स्टेप 3, give the topic to the students and divide the class in groups in order to promote collaborative learning। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बच्चों को इंडिविजुअली ही एक्टिविटी देनी है, नहीं, आपको क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, और एक ग्रुप में आप 4 to 5 स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड गिव एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, और आप जो भी बच्चों को एक्टिविटी देंगे लेकिन वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। भले ही आपने प्लान कर ली है, लेकिन वो एक्टिविटी, क्योंकि आप कोई भी चीज होते हो, जैसे आपका लेसन प्लान होता है, आप उसको पहले ही प्लान कर लेते हो, तो ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली है, लेकिन जब आप क्लास में जाओगे और बच्चा कहे नहीं, लेकिन आप अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी रखना, क्योंकि देखो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि आपके सपोज कोई भी क्लास है, उस क्लास के बच्चों को क्या ज्यादा करना पसंद है, और अगर आप कुछ उनको नया इंकलकेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और वो उनको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा जब वो कुछ नया करेंगे। ठीक है, तो आप उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स को दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4, ड्राइविंग क्वेश्चंस इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने एक्टिविटी दे दी, उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट डे बच्चे आएंगे तो यू शुड पुट अप द क्वेश्चन टू द ईच ग्रुप। आप पहले थोड़ा ग्रुप में पूछना और फिर धीरे धीरे इंडिविजुअली पूछना। अगर आप इंडिविजुअली पूछोगे तो वो थोड़ा हेजिटेट होंगे, सो इट्स बेटर कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, और इवन बच्चे भी आपस में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं ग्रुप्स में से। डिफरेंट ग्रुप्स के बच्चे हैं, जैसे एक ग्रुप ने डांस किया, एक ग्रुप ने पूरा एक कोई सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग गाया, किसी ने ग्रुप में पेंटिंग किया, तो ये आपस में भी एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इवन यू शुड ऑल्सो इंटरेक्ट विद देम। और वो जो क्वेश्चन है वो थोड़े डीप होने चाहिए, पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे आना है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पहले ही आपने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए तो बच्चे घबरा जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हो ताकि उनका जो उन्होंने जो भी एक्टिविटी की है उससे उनका डीप नॉलेज हो। ठीक है, वो उसमें डीप जाए, उसको उसके उस पर्टिकुलर डांस है, जैसे पंजाबी डांस किया तो उनको पंजाबी डांस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कोई आर्ट, कोई डिफरेंट आर्ट की है, कोई डिफरेंट पेंटिंग की है, मधुबनी बनाई है, तो उसके बारे में उनको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको इतना एक्सपर्ट बच्चों को करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 5, रिफ्लेक्शन मीन्स रिव्यू और न्यू लर्निंग ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एन आर्ट फॉर्म। ठीक है, आपको बच्चों के रिव्यूज भी लेने हैं कि उन्होंने जो न्यू आर्ट फॉर्म सीखी है या उन्होंने जो नया किया है, तो उनके रिव्यूज लेने, उनको कैसा लगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार्स देखते हो ना रिव्यूज, सो इट इज लाइक दैट। तो आपको रिव्यू लेने हैं बच्चों के। नाउ स्टेप 6, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको बच्चों का असेसमेंट करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड बी assessed on the basis of the outcome. Students should make their project report individually. They assist separately. ये मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है। It means कि जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको कैसे असेस करोगे। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे ने डांस किया तो आपको उसके एक्सप्रेशंस नहीं देखने हैं, ठीक है, या आप उसने कितना स्टेज कवर किया है वो नहीं देखना है। आपको आपने जो भी बच्चों को एक्टिविटीज दी हैं उस एक्टिविटी को या उस आर्ट फॉर्म करने के बाद जो आउटकम निकला है उसके बेस पर आपको बच्चों को असेस करना है। ठीक है, जैसे रूब्रिक। ठीक है, सीबीएसई ने यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एक रूब्रिक बना के दिया है जो कि सजेस्टिव है। आप अपने अकॉर्डिंग इस रूब्रिक को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट फॉर्म। ठीक है, इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट फॉर्म। आपने बच्चे को कोई भी आर्ट फॉर्म दी है तो क्या बच्चा उस आर्ट फॉर्म को, उस एक्टिविटी को करने के बाद समझा। ठीक है,
सेकेंड, रेलेवेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द थीम एंड टॉपिक। मीन्स कि बच्चा को जो एक्टिविटी है और जो आपने थीम डिसाइड की है, क्या आपकी थीम, ठीक है, और जो बच्चे ने आर्ट फॉर्म की है, क्या वो आपस में रेलेवेंट थी? ऐसा तो नहीं कि बच्चा थीम से या टॉपिक से भटक गया हो, तो ये भी आपको जज करना है इसमें। सेकंड है क्रिएटिविटी या इनोवेटिव, ठीक है, और अगर वो दोनों रेलेवेंट है तो वो कितना क्रिएटिवली, क्या न्यू आइडियाज है ना उसने वहां अप्लाई किए, क्या क्रिएटिव किया उस आर्ट फॉर्म में उसने, उसके मार्क्स होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, अप्लाइज आइडियाज टू डेवलप ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। और मान लो कोई ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसको मतलब आपको कई बार ऐसा लगता है ना उसको देख के कितना ओरिजिनल लग रहा है ये, ठीक है, तो उसको कैसे अप्लाई किया, वो सब। लास्ट, क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है? द स्किल which is used by somebody to make something of high quality with his or her hands, ठीक है। जैसे क्राफ्ट, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड अगर उसमें उसने कितनी हाई क्वालिटी, मतलब उस चीज को उसने कैसे बनाया है, समथिंग ऑफ, उसको कितनी मतलब कितना क्वालिटी है उसकी, उसके हिसाब से उसकी क्राफ्ट्समैनशिप देखनी है। इसको हम कहेंगे नीटनेस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि उन्होंने कितना नीट काम किया है, अगर मान लो ड्राइंग बनाई है तो उसमें कितना नीट था वो, ठीक है। अगर डांस है तो डांस के जो स्टेप्स थे वो कितने, तो उस चीज में नीटनेस थी कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था कि इतना हौच पौच हो गया डांस कि समझ में नहीं आया कि बच्चा किस आर्ट फॉर्म को दिखा रहा था। डांस तो हुआ लेकिन वो क्या था आपको समझ में नहीं आया, वो पंजाबी राजस्थानी सब मिक्स कर दिया, ठीक है। ड्राइंग है तो ड्राइंग की भी नीटनेस आपको समझ में नहीं आई, तो जहां पे कंफ्यूजन आ जाता है आपको जजमेंट के समय पे, सो दैट पॉइंट स्टैंड्स फॉर द क्राफ्ट्समैनशिप और नीटनेस कि कितना नीट उसका वर्क था, ठीक है। तो ये सब सजेस्टिव रूब्रिक्स हैं जो सीबीएसई ने हमें दी हैं, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये ध्यान रखेंगे सभी टीचर्स प्लीज कि आपको बच्चों को जो एक्टिविटीज कराई हैं उसके आउटकम के आधार पर मार्क्स देने हैं। आपको एक्टिविटीज को जज नहीं करना है, आपको उसका जो आउटकम क्या निकला, बच्चे ने कितना सीखा, उस बेसिस पे आपको बच्चों को मार्क्स देने हैं। नाउ let's understand that how to implement art integrated project. This is the question. अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अभी हमने एक्टिविटीज की पूरे साल की सब किया, और एक चीज याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आपको साल में एक बार ही बनाना है। जितनी भी क्लासेस है, क्लास 1 to 12, you all have to make project once in a year. Okay? So for classes 1 to 8, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 से 8 तक की। उसमें क्या होगा, ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूं, बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज, ये बनेगा, ठीक है। और इट शुड इंक्लूड मोर देन 1 सब्जेक्ट्स कंसीडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। टेक 1 आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा है एक ही आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इट शुड इंक्लूड मोर देन 1 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आप एक सब्जेक्ट से आपको ज्यादा सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के साथ आपको उनको जोड़ना होगा, और इसको हम इंटरनल असेसमेंट के लिए लेंगे। इस प्रोजेक्ट को आपके टीचर्स जो हैं वो आपका इंटरनली असेसमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू विल मेक, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं मैं। जैसे दिवाली पे आपके टीचर्स ने आपको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। अब देखिएगा कैसे दिवाली से सारे सब्जेक्ट, क्योंकि दिवाली अभी आ भी रही है, कैसे लिंक हो रहे हैं। तो देखो, दिवाली पे इंग्लिश का जो टीचर है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज है, ये ध्यान रखिएगा, आपको अपनी बुक से कोई टॉपिक नहीं लेना है, ठीक है। दिवाली से रिलेटेड अगर आपकी बुक में कोई भी चैप्टर नहीं है, चाहे हिंदी से कोई भी सब्जेक्ट है, और अगर दिवाली जो है वो बियॉन्ड सब्जेक्ट एरिया है तभी आप लेंगे, ठीक है। विद इन सब्जेक्ट एरिया नहीं लेना। डू यू अंडरस्टैंड? सो देखिए दिवाली, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश और हिंदी को कैसे उसके साथ रिलेट करेंगे, आप रोल प्ले कर सकते हैं श्री राम जी का, दशरथ जी का, आप करेक्टर स्केच लिख सकते हैं, ओके। और प्राइमरी क्लास के बच्चे पोयम लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से हमने इंग्लिश को दिवाली के साथ रिलेट किया। ठीक है, साइंस के लिए क्या करेंगे, आप पोल्यूशन, जो क्रैकर्स के थ्रू जो पोल्यूशन होता है आप उस पर बात कर सकते हैं। अब आप पोल्यूशन को कैसे दिखाओगे, ठीक है, आप किसी एक्ट के थ्रू भी दिखा सकते हो, ठीक है, या रिटर्न फॉर्म में भी दिखा सकते हो, या आपकी चॉइस है। ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या कर सकते हैं, फनी गेम्स करवा सकते हैं। जैसे स्पून के ऊपर हम लेमन रख के रन करते थे, ठीक है, तो आप स्पून पे ऊपर दिया रख के भी रन करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से गेम्स हैं, फनी गेम्स हैं जो आप स्पोर्ट्स में करवा सकते हैं दिवाली थीम को लेकर। और क्योंकि अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही करें। जरूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स लें, लेकिन मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सोशल स्टडीज को तो दिवाली के साथ लिंक करना बहुत ही इजी है, आसानी से हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे राम जी हैं, उनके बारे में पूरी जो राम जी की पूरी स्टोरी है श्री राम जी की, वो हम एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू बना सकते हैं, एक फिल्म बना सकते हैं। ठीक है, या इतिहास, उनका इतिहास के बारे में हम बात कर सकते हैं। सीता, जो भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ भी फिल्म या कुछ भी चीज बना सकते हैं। इवन वी कैन मेक स्कल्पचर्स ऑल्सो। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट म्यूजिक में तो आप आराम से दिवाली पे सॉन्ग आराम से गा सकते हैं, या कोई भी न्यू सॉन्ग अपने खुद के लिरिक्स आप बना सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। नेक्स्ट मैथ्स को दिवाली से कैसे रिलेट करें। अब जैसे मैं प्राइमरी सेक्शन की बात करूं, तो जो क्रैकर्स आते हैं ना, उनकी शेप्स के बारे में आप बच्चों से बात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अच्छा टीचर्स, आप ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि क्लास 5th तक के बच्चों की जो रिपोर्ट है या जो भी है, वो आपको खुद को प्रिपेयर करना है। और जब बच्चे बड़ी क्लासेस में आते हैं तो वो खुद अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो सेक्शन के टीचर्स का यहाँ पे काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर्स को बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट करना होगा। तो ठीक है, मैं बात कर रही थी कि मैथ्स को हम कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो जैसे शेप्स की बात कर सकते हैं, एडिशन दे सकते हैं प्राइमरी में, जैसे आपने 5 दिएस बना दिए या कैंडल्स बना दी, नाउ काउंट देम एंड राइट, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग हैं इनोवेटिव। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सीनियर क्लासेस में हूं तो मैथ्स को कैसे जोड़ेंगे। हो सकता है कि मैथ्स के टीचर मेरे इस आइडिया को सुन के हंसें कि जो अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को लेके बच्चे रंगोली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनोवेशन है। और स्पेशली अगर आपको कुछ कभी ध्यान में नहीं आता है और अगर आप ये चीज बच्चों के सामने रखेंगे, तो वो आपसे भी ज्यादा इनोवेटिव हैं और आपको कुछ नया करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक सैंपल के रूप में मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं, जो हम याद रखिएगा जो बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज है, ताकि बच्चे, तभी मैंने कहा ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या है, जो बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज है, जो रियल वर्ल्ड की, जो आउट ऑफ द स्कूल, आउट ऑफ द बॉक्स आपको निकालने की बात करता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास 9th and 10th, हाउ टू इम्प्लीमेंट। The students will take up the art integrated project work as subject enrichment। देखिए, केवल 9th और 10th के लिए ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज जो 9th और 10th के टीचर्स हैं, इफ यू आर वॉचिंग मी, सो प्लीज नोट इट डाउन कि आपको यहाँ पे केवल सब्जेक्ट एनरिचमेंट कराना है। एंड हैव टू मेक सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट रिपोर्ट। अब देखो, 6 to 8 के बच्चों को केवल एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी जिसमें साइंस, मैथ, आपका एसएस, सारे प्रोजेक्ट एक फाइल में होंगे। ठीक है, लेकिन जब 9th 10th की बात कर रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट फाइल्स बनेगी। ठीक है, जैसे 9th क्लास में इंग्लिश की अलग प्रोजेक्ट फाइल होगी, मैथ्स की अलग प्रोजेक्ट फाइल होगी, एसएसटी की अलग प्रोजेक्ट फाइल होगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये होगा आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिलेट किससे होगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट पे। यहाँ पे होगा बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, 1st to 8 में। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, 9th 10th में सब्जेक्ट एनरिचमेंट पे बात होगी। Here also internal assessment will be done by the subject teacher। और यहाँ पे भी जो इंटरनल असेसमेंट है वो सब्जेक्ट टीचर करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट का लेके वो उसका असेसमेंट कर देंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे इंग्लिश का प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं, द फन दे हैड वाला कोई आपका लेसन है, तो उसमें जो भी एक्टिविटी है या जो भी है उस पर्टिकुलर लेसन से या आपका इंग्लिश में जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड ही आपका जो है वो टॉपिक होना चाहिए। एंड यू हैव टू गो वेरी डीप, उसको काफी डीपली उस बच्चे को स्टडी करना है, जिसको आप कह सकते हो कि रिसर्च करना है, ताकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एनरिचमेंट हो सके। ओके, नाउ फॉर क्लासेस 1 to 10 it is mandatory to integrate any art form of the paired state, UT means Union Territories, as defined under Ek Bharat Shresth Bharat program. Okay? For example, Rajasthan is paired with Assam. अब देखो इसमें क्या है, आपने क्लास 1 to 8 तक का आपको समझ में आ गया कि वहां पे ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज है, बियॉन्ड सब्जेक्ट एरियाज जो है वो प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाना है। लेकिन इसके साथ ही क्लास 1 to 10 तक के बच्चों को एक ऐसा भी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें पेयर्ड स्टेट है। ठीक है, जैसे राजस्थान का जो पेयर्ड स्टेट सीबीएसई ने दिया है वो आसाम है। दिल्ली का जो पेयर्ड स्टेट है जो सीबीएसई ने दिया है वो सिक्किम है। आप पहले देख लीजिए, अभी मैं आपको एक इमेज शेयर कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके साथ कौन सा जो पेयर्ड स्टेट है सीबीएसई ने दिया है। प्लीज हैव अ क्विक लुक। तो आई होप आपने अभी देखा है कि कैसे कैसे उन्होंने सीबीएसई ने पेयर बनाए हैं डिफरेंट स्टेट्स के। तो राजस्थान का जो पेयर स्टेट है वो आसाम है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ठीक है कोई भी एक टॉपिक लेकर आपने प्रोजेक्ट बना लिया, सब कर लिया, लेकिन इसके साथ में इट इज मैंडेटरी for all that to integrate any art form of the paired state। जैसे आपने राजस्थान के साथ पेयर है आसाम, ठीक है, तो क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, एलकेएसपीएस जो है वो राजस्थान में है, तो अब उसको क्या करना है, हमें आसाम की कोई भी एक आर्ट फॉर्म उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे क्लास 1 में सपोज कुछ एक ग्रुप ने सपोज पंजाबी डांस किया है या कोई भी डांस किया है, लेकिन उसको आसाम की कोई भी एक आर्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी, चाहे वो उनका डांस है, चाहे वहां की कोई पेंटिंग है, तो कोई भी एक उनको पेंटिंग वहां की जो आर्ट फॉर्म है आसाम की वो लेनी पड़ेगी। ऐसी जो दिल्ली के लोग हैं उनके साथ जो पेयर स्टेट है वो है, तो उनको सिक्किम की जो आर्ट फॉर्म है वो लेनी होगी। इट इज मैंडेटरी एंड इट इज रिटन इन द सर्कुलर। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव, अब ये सब करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द वास्ट एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। जाहिर सी बात है, ताकि बच्चों को दूसरी जो देश हैं उनके कल्चर के बारे में, दूसरे जो स्टेट्स हैं, जो दूसरी यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, उनके कल्चर के बारे में, उनका जो डाइवर्स कल्चर है उसके बारे में उनको पता चले कि किस तरह से वो अपने जो कल्चर में कैसे वो रिच है, उनकी हेरिटेज, उनका कल्चर, कस्टम, ये सब पता चले। तो इसीलिए सीबीएसई ने इस तरह का एक रूल दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th और 12th को क्या करना है, दैट स्टूडेंट्स हैव टू मेक सेपरेट प्रोजेक्ट इन ईच सब्जेक्ट। यहाँ पे 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को भी, जैसे 10th में तो था सब्जेक्ट एनरिचमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 11th और 12th के स्टूडेंट्स को भी सेपरेट ही प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। दे कैन रिलेट सब्जेक्ट विद एनी आर्ट फॉर्म, ठीक है, वो कोई भी आर्ट फॉर्म के साथ अपने सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन मेक डॉक्यूमेंट्री ऑन सब हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, या कोई फिल्म बना सकते हैं, कुछ भी, है ना। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट आर्ट एक्टिविटी दे विल prepare a short report or project on it and submit it in the school, ठीक है, ठीक है। एंड एक चीज इसमें जो मेरे से रह गई थी, जो मैं आर्ट फॉर्म्स की बात कर रही थी, क्लास 6 to 8 के लिए culinary आर्ट, जो कि मैं
कुकिंग की बात करी, कुकिंग स्किल्स की बात कर रही थी, वो यहाँ पे बच्चों को 6 to 8 के बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सीबीएसई का ये सजेशन है कि क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को जो कुलिनरी आर्ट है उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस कुलिनरी आर्ट फॉर्म को बच्चों को जब आप एक्टिविटीज देंगे तो आप मीन्स कुकिंग वगैरह या फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी उनको नॉलेज दे सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी या आर्ट फॉर्म करवा सकते हैं। आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि आपको एक्टिविटीज कैसे करानी है, कैसे आपको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल जो है स्टूडेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फाइल 2020-21। ये भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बाहर कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, क्लास, सेक्शन, स्कूल नेम आ गया, ठीक है, ये सब हो गया। और एक एक्नॉलेजमेंट जो हम जनरली प्रोजेक्ट फाइल में डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने एक्टिविटीज की है उनको जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कैसे बन रही है यहाँ पे ये देखिए। तो सबसे पहले आप डालेंगे टॉपिक, जैसे आपका जो थीम था या जो टॉपिक था वो दिवाली था, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आपने वो टॉपिक डाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट एंड आर्ट इंटीग्रेटेड। अब इसके साथ ठीक है कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हुए और कौन सी आर्ट फॉर्म आपने यूज की, कौन सी आर्ट इंटीग्रेट हुई, वो आपको लिखना है। देन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पीछे उद्देश्य क्या था, ठीक है, मटेरियल क्या यूज किया आपने, जैसे आपने सपोज कोई पेंटिंग बनाई है तो उसके लिए क्या यूज किया आपने, कलर्स यूज किए, पेपर यूज किया, ठीक है, या फिर वीडियो बनाई है। और अभी ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो अगर मान लो कोई बच्चा हैंडवर्क भी करता है तो आप उसकी वीडियो बच्चे से मंगवा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप टेक्निकली ही सब कुछ उससे करवाएं कि एक पीपीटी बना दी या सब कुछ नहीं, आप बच्चों से हैंडमेड कुछ भी बनवाकर आप उसकी वीडियो भी बच्चे से मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या मटेरियल यूज किया वो हम लिखेंगे। देन एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी की उसने, ठीक है, और किस तरह से की वो उस बच्चे को यहाँ लिखना है। देन लर्निंग आउटकम, जिसके बेसिस पे इनको मार्क्स मिलेंगे, तो उस एक्टिविटी को करने के बाद क्या सीखा, ओके, व्हाट विल बी द आउटकम, दैट यू ऑल्सो हैव टू राइट। देन इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, ठीक है। फिर रिसोर्सेस, कहाँ से कोई भी चीज ली तो वो कहाँ से ली, ठीक है, जैसे कई बच्चे गूगल से सर्च करते हैं, कई बच्चे जो पिन इंटरेस्ट आता है उससे लेते हैं, तो क्या रिसोर्सेस थे, कहाँ से उन्होंने इतनी चीजों को इकट्ठा करके कोई भी नई चीज जो बनाई है वो कैसे किया, सो दैट रिसोर्सेस ऑल्सो दे हैव टू राइट। और फिर लास्ट में जैसा कि हम हमेशा करते हैं प्रोजेक्ट्स में, टीचर्स के साइन और कॉमेंट्स। My dear students, I hope that you understood each and everything properly. मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। और क्योंकि जो ये आर्ट इंटीग्रेशन का टॉपिक है काफी डीप है और काफी बड़ा है, आप तो ये सोचिए कि थोड़ा हम शॉर्ट में ही इसको फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वीडियो काफी लॉन्ग है, लेकिन ये लॉन्ग नहीं है क्योंकि ये टॉपिक इतना डीप है। अगर कोई चाहे तो पूरा दिन भी इस टॉपिक को अगर खींचे तो भी एक दिन में ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला। इट्स वेरी डीप। और इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपसे बातें की हैं, ये सब जो भी मैंने आपको पीडीएफ की जो मैं बात कर रही थी या इमेजेस की बात कर रही थी, उन सब का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं इस आर्ट इंटीग्रेशन को लेकर, इसके प्रोजेक्ट को या एक्टिविटीज को लेकर, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको 1-2 बार इसको देखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आपके कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, यू कैन राइट योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ टाइम टू से गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Happy learning!